हेलो फ्रेंड्स, BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। रोज़ मॉर्निंग में 4 बजे हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स कल के 3 क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने थे। मैंने आपसे पूछा था कि निम्न में से किसे हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। लगातार 5वीं बार जो है इन्होंने इस बार चुनाव जीता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या किस वार्षिक दर से बढ़ी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि 1.2%। अभी हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की हुई थी उसमें कहा गया था कि भारत की जो जनसंख्या है वो हर साल जो है 1.2% के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि जो चीन की जनसंख्या थी वो 0.5% के हिसाब से बढ़ रही थी। यानी कि हम लोग बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रहे हैं चीन के मुकाबले। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 22 अप्रैल को। हर साल हम लोग 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे मनाते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि इस वर्ष के लिए इसकी थीम क्या रखी गई थी, इसका विषय क्या रखा गया था। तो इस वर्ष के लिए इसका विषय था प्रोटेक्ट अवर स्पेसीज। ठीक है, तो यहाँ पर से ये आपको ध्यान होना चाहिए कि इस वर्ष के लिए इस दिवस की थीम क्या थी। बेसिकली इसका जो मेन उद्देश्य है, क्यों मनाया जाता है, अगर मैं बात करूं तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो हम लोग पेड़ पौधे हैं, हमारे जो जंगली जानवर हैं, उनको हमारी वजह से जो नुकसान हो रहा है, जैसे कि इंसान लगातार जो है अपना कह सकते हैं शहरों को फैलाते जा रहा है, या फिर गांव भी बहुत ज़्यादा जो है शहर में डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। कई गांव ऐसे हैं जो आपके शहर से ज़्यादा कह सकते हैं डेवलप हो चुके हैं। तो इसमें खास करके हम लोग क्या करते हैं, जंगलों को साफ कर देते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि हमारा जो विकास है वो किस तरीके से हमारे जो जानवर हैं या फिर जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनका विनाश हो रहा है, इसका मेन कारण बन रहा है। तो इसी के लिए जो है हम इस दिवस को यहाँ पर मनाते हैं हर साल। ठीक है, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि पेड़ पौधे और जंगली जानवरों के बिना हमारा जीवन कैसा होगा। ठीक है, तो कई कार्यक्रम जो है इस दिन आयोजित किए जाते हैं। तो आपको इस साल के लिए इसकी थीम ज़रूर पता होनी चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्न में से किस देश में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का आयोजन शुरू हुआ है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि कतर। अभी हाल ही में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का जो आयोजन है वो कतर की राजधानी दोहा में शुरू हुआ है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए इस साल इसका 23वां संस्करण मनाया जा रहा है, यानी कि इसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। 23वां संस्करण है ये। ठीक है, 21 अप्रैल से शुरू हो चुका है। 4 दिन इसका आयोजन चलेगा और करीब 63 देशों के खिलाड़ी जो है इस एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। ठीक है, हम जब इसका समापन होता है तो हम एक साथ जो है बात करेंगे कि हमारे कितने खिलाड़ियों ने जो है इसमें पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हाल ही में भारत के नौसेना जहाज INS कोलकाता और INS शक्ति किस देश के नौसेना के 70वें वर्षगांठ समारोह के एक हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट में भाग लेने गए हैं। तो अभी हाल ही में चीन की जो नौसेना है उसके 70 साल जो है कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस समारोह में जो यहाँ पर इसी उपलक्ष्य में जो है अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। बहुत से देशों के जो नौसेना हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो हमारे देश से भी हमारा INS कोलकाता और INS शक्ति ने जो है इसमें भाग लिया है। तो आपको इस यहाँ से पता होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका था, लेकिन अब उस वक्त जो है इसके लिए फिक्स किया गया था कि हमारे ये 2 जहाज यहाँ पर जाएंगे। अब चले गए हैं तो मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया है। ये जो यहाँ पर जो फ्लीट का यहाँ पर जो आयोजन हो रहा था इसमें 60 से अधिक देशों के जो है युद्धपोत शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इसमें जाने से मना कर दिया था कुछ कारणों की वजह से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भारत के जो नौसेना प्रमुख हैं वो कौन है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एडमिरल सुनील लांबा भारत की नौसेना प्रमुख हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल डीके जैन ने कॉफ़ी विद करण विवाद को लेकर क्रिकेटर केएल राहुल और हार्दिक पांड्या पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 20 लाख रुपए का। दोनों खिलाड़ियों पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जो बीसीसीआई के लोकपाल हैं डीके जैन, इनके द्वारा ये जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि काफ़ी विवाद हुआ था जब हार्दिक पांड्या और क्रिकेटर केएल राहुल, ये दोनों जब जो है कॉफ़ी विद करण में गए थे, तो उस वक्त जो है महिलाओं को लेकर इन्होंने कुछ बात की थी, जिसके चक्कर में जो है इन काफ़ी विवाद हुआ था। अब इन पे जो है 20-20 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि इस जुर्माने में से 1-1 लाख रुपए जो रकम है वो ऐसे सैनिकों के परिवारों को दिए जाएंगे, ऐसे 10 सैनिकों के परिवारों को जो कि अर्धसैनिक बलों से थे। ठीक है, यानी कि ऐसे अर्धसैनिक बलों के ऐसे सैनिक जिन्होंने जो है ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवाई है, ऐसे लोगों को जो है 1-1 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे 10 सैनिकों को। ठीक है, और बाकी का जो पैसा है वो यहाँ पर फंड में जमा किया जाएगा बीसीसीआई की तरफ से। ठीक है, तो 20-20 लाख रुपए का जो है दोनों पर जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में 1500 मीटर होगा, यहाँ पर 1500 मीटर रेस के चैंपियन एसबेल किप्रोव पर डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि 4। एसबेल किप्रोव पर 4 साल का यहाँ पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। काफ़ी अच्छे धावक थे ये, इन्होंने बीजिंग 2008 में जो है 1500 मीटर में जो है स्वर्ण पदक जीता था उस वक्त। तो अब जो है ये डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए हैं, 4 साल का प्रतिबंध इन पे लगा दिया गया है। 3 बार के जो है विश्व चैंपियन रह चुके हैं, स्वर्ण पदक विजेता ये रह चुके हैं। बेसिकली इनका जो मतलब कुछ ऐसी डोपिंग टेस्ट में फेल होने का मतलब यह है कि कुछ ऐसी प्रतिबंधित दवाएं होती हैं जो कि सख्त मना की जाती हैं कि उन खिलाड़ियों को नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर कोई उसका सेवन करता है किसी भी तरीके से तो वो जो है डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाता है और उस पर जो है कई तरीके के जो है प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो इन पर जो है 4 साल का यहाँ पर प्रतिबंध लगा है, आपको ये जरूर ध्यान होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। तो अभी हाल ही में स्टार्टअप ब्लिंक की तरफ से ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग जारी की गई है, इसमें भारत का स्थान है 17वां। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा क्योंकि इस बार भारत की जो रैंकिंग है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। 100 में से भारत 17वें स्थान पे है। इससे पहले 2018 की अगर हम बात करें तो हमारा जो रैंक था वो था 37वां। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग की जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में हमने जो है थोड़ा सा सुधार यहाँ पर किया है। पहले स्थान पे इस रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे स्थान पे है कनाडा। अगर हम अपने शहरों की बात करें, अपने देश के शहरों की अगर बात करें तो बेंगलुरु, नई दिल्ली और मुंबई जो है टॉप 3 में शामिल हैं इसमें। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये जो 100 तो देश हो गए और कितने शहरों के लिए रिसर्च की गई थी, तो 1000 जो है शहरों के लिए रिसर्च की गई थी। 100 देशों के 1000 शहरों के लिए जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। खास करके देशों की अगर बात करें तो याद रखिएगा कि हमारे देश को 17वां स्थान जो है मिला है। ठीक है, ये जरूर ध्यान होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के लिए क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं एक तरीके से सुधार हुआ है। 37 से हम लोग डायरेक्ट जो है 17वें पे आ गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस देश में एशियाई चाय गठबंधन लॉन्च किया गया है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि चीन। अभी हाल ही में चीन में एशियाई चाय गठबंधन लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये जो यहाँ पर जो एशियाई चाय गठबंधन है इसका लॉन्च जहाँ किया गया था उसका नाम था गुइझोऊ। ठीक है, गुइझोऊ ये जो है चीन में पड़ता है, तो यहीं पर जो है इस गठबंधन को लॉन्च किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि जो पूरा ये गठबंधन है इसमें चीन चाय विपणन संघ और भारतीय चाय संघ, इंडोनेशियाई चाय विपणन संघ, श्रीलंका चाय बोर्ड और जापान चाय एसोसिएशन जो है शामिल है। तो यानी कि 5 हैं, ये 5 के 5 ये शामिल हैं। मेन उद्देश्य, और ये याद रखेगा ये जो 5 के 5 हैं ये चाय के अच्छे खासे जो है उत्पादक हैं। तो इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि चाय को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। यानी कि अगर मिल के काम करेंगे हम तो चाय को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, बिजनेस अच्छा होगा और भी कई चीज़ों का जो है सुधार होगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 देशों के बीच में जो है ये एशियाई चाय गठबंधन की जो है मतलब लॉन्च किया गया है चीन में, और इसमें भारत का जो है भारतीय चाय संघ भी शामिल है। ठीक है, तो 5 नाम याद रखिएगा, मुश्किल नहीं है, याद रख सकते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि हाल ही में ट्विटर इंडिया के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ट्विटर इंडिया का एमडी अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है मनीष माहेश्वरी को। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा कि मनीष माहेश्वरी को अभी हाल ही में आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं, इन्हें ट्विटर इंडिया का एमडी नियुक्त किया गया है। 29 अप्रैल को ये अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए फेसबुक के सीईओ कौन हैं, या फिर इसी तरीके से जो भी सोशल मीडिया से संबंधित जो ऐसी प्रतिष्ठित कंपनियां हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्विटर इंडिया के जो एमडी हैं वो हैं मनीष माहेश्वरी। ठीक है, 29 अप्रैल को ये अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में निम्न में से किस कंपनी ने देश की डाक वितरण प्रणाली में परिवर्तन करने हेतु भारतीय डाक के साथ साझेदारी की है। तो अभी टीसीएस और भारतीय डाक के बीच में एक साझेदारी हुई है, जिसके तहत जो टीसीएस कंपनी है वो भारतीय डाक को आधुनिक बनाने में जो है मदद करेगी। ठीक है, तो बस आपको सिंपल सा याद रखना है कि भारतीय डाक और टीसीएस के बीच में एक साझेदारी हुई है, एक समझौता हुआ है, जिसके तहत टीसीएस भारतीय डाक को आधुनिक बनाने में जो है मदद करने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 21 अप्रैल को। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को बढ़ावा देना। तो बस आपको इसी यहाँ से ध्यान रखना चाहिए कि ये दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं कि हाल ही में निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि श्रीनाथ को अभी हाल ही में क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। बेसिकली जीव विज्ञान पद्धति और वैश्विक मुद्दों एवं सतत विकास के अनुप्रयोगों में जो है योगदान देने के लिए इनको क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 2009 में ये सेवा इंटरनेशनल के अध्यक्ष बने थे। ये जो संगठन है ये आपदा से निपटने, शिक्षा, स्वयं सेवा और विकास में विशेषज्ञता रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर से बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अभी हाल ही में क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है। हालांकि और लोगों को भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन ये भारतीय हैं। ठीक है, भारतीय मूल के हैं, तो ये आपको यहाँ से जरूर पता होना चाहिए इनका नाम। ठीक है, प्रोफेसर श्रीनाथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है कि हाल ही में वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि यूक्रेन। अभी हाल ही में वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, एक हास्य कलाकार हैं ये, इनको खास अनुभव नहीं है राजनीति का, लेकिन उसके बाद भी जो है इन्होंने यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। वर्तमान में जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हैं पेट्रो पोरोशेंको। तो इन्हीं को हराकर जो है इन्होंने ये राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। यूक्रेन की राजधानी है कीव और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रिविनिया। ठीक है, तो यहाँ पर से पूछा जाता है एग्जाम में राजधानी और मुद्रा, तो दोनों ही चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे आपके लिए आज के प्रश्नों की। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको आते होंगे, नहीं तो गैस करके तब भी बताइए। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम 3D हृदय बनाने में सफलता प्राप्त की है। एक रिक्वेस्ट है खास करके आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करा करिए। कहीं पर भी अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं तो ग्रुप में शेयर करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आपको लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए, अच्छी वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर शेयर करा करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं पूछता हूँ आपसे कि हाल ही में गूगल का पहला अफ्रीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। अफ्रीका में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया है गूगल ने। कहाँ पर स्थापित किया है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट का सफल परीक्षण किया है। तो इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट का परीक्षण जो है कहाँ पर किया गया ये बताइएगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।